Hello and welcome friends. Welcome to Accounts Online Classes. So friends, जैसा कि आप हमारे लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोगों ने अकाउंटेंसी 12th अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि है गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो नंबर 2 है इस चैप्टर का। वीडियो नंबर 1 में आप लोगों ने देखा कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं, गुडविल का नेचर क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को, फर्म की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये भी सीखा कि गुडविल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके वैल्यूएशन और इसकी नीड ऑफ वैल्यूएशन की बात करेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं वैल्यूएशन के, वो सारे डिस्कस करेंगे। उनमें से एक मेथड जो है वो हम डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि बिजनेस को, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस को एक एडवांटेजियस पोजीशन पर लाके खड़ा करता है, जिससे कि बिजनेस हाई प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए कैपेबल बन जाता है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हमें गुडविल की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो क्यों आवश्यक है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, हम इस चैप्टर में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कल मैंने अपने वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेस को सेल करते हैं तब हम गुडविल की वैल्यू रियलाइज करते हैं। जब हम अपने बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न, एज अ चलता हुआ बिजनेस सेल करते हैं, तब हमें अपने गुडविल की वैल्यू रियलाइज होती है। कल मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर ए और बी दो अलग अलग बिजनेस हैं और ए बी का बिजनेस खरीद रहा है, तो अगर वो एसेट नेट एसेट से ज्यादा पे कर रहा है तो इसका मतलब जितना ज्यादा वो पे कर रहा है वो गुडविल के लिए पे कर रहा है। आइए देखते हैं कि हमें कब कब गुडविल का वैल्यूएशन करने की नीड क्रिएट होती है। तो देखते हैं, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, हम यहाँ पर स्पेसिफिकली पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप ये जो पूरा पढ़ रहे हैं ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग के रेफरेंस से ही इसकी नीड को जानेंगे। तो देखिए, जब कभी भी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब फर्म को आवश्यकता पड़ती है गुडविल कैलकुलेट करने की। देखिए, गुडविल की वैल्यू हमें तभी आवश्यक होती है जब बिजनेस में जो ओनरशिप है, ओनरशिप में परिवर्तन हो, ओनरशिप चेंज हो। ओनरशिप के चेंज होने पर ही हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो के एग्जांपल में बताया था कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदा है, तो यानी कि जिस बिजनेस को खरीदा जा रहा है उसकी ओनरशिप चेंज हो रही थी और इसीलिए हमने उस समय गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब हम यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें आवश्यकता पड़ेगी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी तक एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, और तीनों अभी तक 3:2:1 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद 1 अप्रैल के बाद से उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल, यानी कि 1:1:1। तो जब ये चेंज हो रहा है तो इस समय हमें गुडविल कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ओनरशिप चेंज हो रही है। अब ये चेंज होने से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर को तो फायदा होगा और किसी पार्टनर को नुकसान होगा। किसी का शेयर पहले से बढ़ जाएगा, किसी का शेयर पहले से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, जो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, उस पार्टनर को एक अमाउंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा अपने शेयर सैक्रिफाइस करने के लिए, और वो अमाउंट जो है वो हम गुडविल के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए
आपको यहाँ पर ये समझ जरूरी है कि जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब गुडविल को कैलकुलेट करने की नीड अराइज होगी। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। When a new partner is admitted in the partnership firm, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो, अब नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनमें से कई पार्टनर्स या किसी पार्टनर को अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी नया पार्टनर आ सकता है। तो यहाँ पर भी ओनरशिप में चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। When a partner retires or dies, जब कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, फर्म से रिटायरमेंट लेता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ओनरशिप में चेंज होगा, कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उसका शेयर होगा, प्रॉफिट शेयर, वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके द्वारा एक्वायर किया जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगी और वहां पर हमें गुडविल कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, तो ये बात आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि जब हम बिजनेस को सेल करते हैं एज अ गोइंग कंसर्न का मतलब चलते हुए बिजनेस को सेल कर रहे हैं, हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को किसी दूसरे को सेल कर रहे हैं और वो बिजनेस चलता हुआ है, मतलब अब से हम ओनर नहीं होंगे, सामने वाला पार्टी ओनर होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम अपना बिजनेस सेल कर रहे होंगे तो उस समय भी हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ओनरशिप चेंज हुई है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ता है, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने वीडियो नंबर 1 में बताया था कि गुडविल की वैल्यू जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये डिपेंड करती है बायर और जो सेलर है या फिर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके आपसी सहमति पर कि गुडविल की वैल्यू कितनी वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स भी हैं। अगर बायर और सेलर या फिर पार्टनर चाहें तो इनमें से जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है उनमें से किसी मेथड्स का यूज करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स को पढ़ना है और हमारे पास गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के मेनली 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसमें से पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो 2 तरीके से पढ़ते हैं इस मेथड को। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये कैसे यूज होता है इस मेथड का, कैसे हम यूज करते हैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने में, वो हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2 और मेथड्स होते हैं, नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड और इसके बाद एक मेथड और होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसके भी 2 सब पार्ट्स होते हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड नंबर 1 की तरफ, जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि गुडविल जो है वो चाहे हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें, हर एक मेथड में एक एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा प्रॉफिट। वो होगा प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एक बिजनेस की गुडविल उसके प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट होती है। अगर किसी बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है तो हम कैसे पता करते हैं, क्योंकि उस बिजनेस के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी गुडविल मार्केट में अच्छी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रॉफिट। अब हम पहले मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के मेथड हैं।
एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले बात कर लेते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है गुडविल कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और यहाँ पर हम जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो हम पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स के बेस पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, मतलब कि हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स को लेते हैं और उनका टोटल लगाते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। मान लीजिए अगर हमने गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए पास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट कंसीडर किया है, तो पास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को हम फॉर्मूला रख देंगे और नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट तो क्लियर हो गया, लेकिन ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझा दूं, देखिए हम जब कोई भी बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो वो गुडविल प्रॉफिट के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, आपको ये बात पता है, क्योंकि प्रॉफिट से ही गुडविल रिफ्लेक्ट होती है। अब प्रॉफिट्स, हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स को हमें पता नहीं है, इसीलिए हम पास्ट के कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं। अब हमने पास्ट के मान लीजिए 5 इयर्स के प्रॉफिट्स को कंसीडर किया, तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब जब ये गुडविल कैलकुलेट की जाती है, अब गुडविल कैलकुलेट की जाती है कब, जब ओनरशिप चेंज होती है। तो जो नया ओनर बनने वाला है, नया ओनर क्या डिसाइड करता है, वो एक एस्टिमेट लगाता है कि ये गुडविल हमें कितने सालों तक, आने वाले सालों तक हमें बेनिफिट देगी, जिससे कि हम उतने साल तक इस गुडविल के लिए अमाउंट जो है वो पे कर सकें। तो मान लीजिए कि मैं अगर किसी बिजनेस को परचेज कर रहा हूं और मैं उस बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे ये एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि वो बिजनेस जिस कंडीशन में अभी है, जो उसकी गुडविल अभी है, वो मुझे आने वाले कितने सालों तक बेनिफिट देगी। तो मान लीजिए मैंने एस्टिमेट लगाया कि आने वाले 3 सालों तक वो गुडविल मुझे बेनिफिट देगी, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हो जाएंगे, 3। देखिए ये एक समझने की बात है, ये इसका जस्टिफिकेशन है। लेकिन आपको एक बात बता दूंगा, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दिए होते हैं, हमें प्रॉफिट दिया होता है पास्ट ईयर्स के, और हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, और कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला में रख के नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकाल देनी होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। तो अब फ्रेंड्स एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इतना आसान भी नहीं है, जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान है नहीं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है और जो क्वेश्चंस में कई बार पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की बात मैंने की, एवरेज प्रॉफिट जो है वो टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर लेते हैं। हमें पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट लेने हैं वो पास्ट ईयर के प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं। ध्यान रखिए, नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए जो प्रॉफिट्स हम लोग कंसीडर करते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। अब देखिए कई बार हमारे बिजनेस में किसी साल कुछ ऐसे प्रॉफिट्स हो जाते हैं जो कि यूजुअली नहीं होते। मान लीजिए पिछले 2 साल पहले, हम पिछले 5 सालों का प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं, और पिछले 2 साल पहले हमारे बिजनेस में एक बहुत, हमें कोई लकी ड्रॉ में एक बहुत बड़ा अमाउंट प्राइज मनी हमें मिला, तो उससे हमारे प्रॉफिट जो थे वो एक अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गए। तो वो जो आइटम है वो नॉर्मल प्रॉफिट आइटम नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल गेन नहीं है, वो हर साल नहीं होता, वो हमें लास्ट पिछले 2 साल पहले हुआ था, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो आने वाले साल में भी। तो हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का एवरेज लेना है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपको पिछले सालों के प्रॉफिट्स दिए होते हैं। प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट जो सारे आइटम्स को कंसीडर करके निकाला जाता है, सारे आइटम जिसमें कि कुछ
एबनॉर्मल गेन्स भी होते हैं और कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस भी होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो लगातार या बार बार नहीं होते, जो कभी कभार किसी साल में होते हैं। तो ऐसे एबनॉर्मल आइटम्स को हमें पहले एडजस्ट करना होता है और पिछले सालों के प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बनाना होता है। उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए क्या करते हैं। हमें एवरेज प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है, और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट हमें दिया है, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, तो हमें उस एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस को, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट या तो बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, उसको कंसीडर करना है, उसको हटाना है और प्रॉफिट को नॉर्मल बनाना है। और उसके बाद जो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट आएगा उसका हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें दिया है, प्रॉफिट या लॉस फाइनल हमें पिछले कुछ सालों का या पिछले किसी साल का दिया है, और उस साल में अगर हमें कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ था जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, जो कि हर साल नहीं होता, ऐसा कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो हम उसको ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। मान लीजिए पिछले साल हमारे बिजनेस में आग लगने की वजह से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान हर साल तो नहीं होता, आने वाले सालों में तो होगा नहीं, तो ऐसे नुकसान को कंसीडर नहीं करना। तो मैंने क्या किया, वापस प्रॉफिट में ऐड कर दी। फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए पिछले कुछ सालों में हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है, कोई एबनॉर्मल गेन होता है, तो उस गेन को भी कंसीडर नहीं करना, और उस गेन को हमें प्रॉफिट में से, उस साल प्रॉफिट में से, जिस साल का प्रॉफिट हम एडजस्ट कर रहे हैं उस साल प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन को हमें वापस से माइनस कर देना है। क्योंकि देखिए एबनॉर्मल गेन से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें पिछले साल कोई लकी ड्रॉ में एक प्राइज मनी मिला, तो उस प्राइज मनी मिलने से हमारे बिजनेस में क्या हुआ, सडन प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। अब ऐसा प्राइज मनी हमें हर साल तो मिलेगा नहीं आने वाले सालों में, तो इसलिए हम ऐसे एबनॉर्मल गेन को कंसीडर नहीं करते और वापस से प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। तो एबनॉर्मल आइटम्स को माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहलाएगा हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। और इस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का हम एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने के बाद एवरेज प्रॉफिट रखेंगे और नंबर ऑफ इयर्स परचेज में मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम इस मेथड को यूज करके कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, A purchased B's business with effect from 1st April 2019. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 3 years. तो यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारे पास गिवन है 2, यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर जब हम फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2 इयर्स ऑफ परचेज, और ये किसके बेस पर निकालना है, ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले में हमें एवरेज प्रॉफिट लेना होता है, और एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स का हमें लेना है। आगे देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ B's बिजनेस फॉर लास्ट 3 इयर्स वर 2017, जो 31 मार्च 2017 को ईयर एंड होगा, उसका प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। अब इसमें आगे और क्या कहता है कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल
गेन ऑफ ₹10,000, इसमें एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है जिसकी वैल्यू ₹10,000 है। तो हम पहले इसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे 2018 में प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो 1,10,000 दे रखा है, और ये है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। ये एक एबनॉर्मल लॉस 20,000 का एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है 2018 का, तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 2019 का प्रॉफिट हमें दे रखा है 85,000, और इसमें आगे क्या कहता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस 85,000 में ऐसा अमाउंट इंटरेस्ट का इंक्लूड है जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से है, वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, हर साल नहीं होगा, तो ये भी एक एबनॉर्मल गेन है, तो इसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, तो बी के बिजनेस की यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स या नंबर ऑफ ईयर परचेज एक ही बात है। अब फ्रेंड्स, हमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं था, वो हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें दिए हैं 2, तो चलिए पहले इस एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट्स का कैलकुलेट करना है, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो देखिए, 2017 का जो प्रॉफिट हमें दे रखा था वो था 1 लाख रुपीस, और इसमें 10,000 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था। तो एबनॉर्मल गेन को हमने क्या कहा था, माइनस करते हैं, क्योंकि ये हर साल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए एबनॉर्मल गेन माइनस कर देते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 2017 का 90,000। ऐसे 2018 का जो प्रॉफिट है वो 1,10,000 है, और इसमें से एक एबनॉर्मल लॉस 20,000 चार्ज कर लिया गया है, जो कि नहीं चार्ज करना चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल है, हर साल नहीं होगा। तो हम इसको वापस ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,30,000 नॉर्मल प्रॉफिट 2018 का। फिर इसके बाद 2019 में 85,000 का प्रॉफिट है, जिसमें कि 5,000 एक एबनॉर्मल गेन जो कि इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो इंक्लूड है, तो ये हर साल तो होगा ही, इसीलिए हम इसको भी माइनस करेंगे, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स में, तो क्योंकि एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 80,000। तो हमने तीनों सालों के जो प्रॉफिट्स थे उसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम्स इंक्लूड थे, उसको हमने हटा के नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ पास्ट ईयर्स एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो टोटल ऑफ पास्ट 3 इयर्स नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया 90,000 प्लस 130 प्लस 80,000 डिवाइड बाय पास्ट कितने इयर्स है, 3 इयर्स है, डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा टोटल 3 लाख रुपीस डिवाइड बाय 3, और एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट में मैंने रख दिया 1 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2 इयर्स, तो ये इस प्रकार हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस हमारे गुडविल की वैल्यू, बी के बिजनेस की गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने आज के वीडियो में एक मेथड जो कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो सीखा, और इस मेथड के थ्रू गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा।
अब हम आने वाले वीडियोस में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे के जो मेथड्स हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।